फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सीटेट का एग्जाम है आप सभी को पता है 21 जनवरी को होने वाला है और इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन आपको दे रखा है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन आपको दे रखा है, यंत्रीय उपदेश अभिविन्यास। सेकेंड दे रखा है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रखा था, कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध। तो ये कोहल वर्ग के नैतिक विकास में कौन से स्टेज में है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है, सजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रिया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, आपकी मूर्त क्रियात्मक यानी प्याजे की थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है, जिसकी आयु कितनी होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें मूर्त क्रियात्मक अवस्था की तो इसमें आपका क्या आ जाता है, CCS यानी क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। ठीक है, तो अगर सजीवात्मक चिंतन की बात करें तो ये तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्याजे की सेकेंड स्टेज, तो ये तो आपका कट जाएगा। उसके बाद में दे रखा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तो ये प्याजे की फोर्थ स्टेज में आता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो ये भी आपका कट जाएगा। द्वितीय वर्तुल प्रक्रिया, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन आपका बचता है, सुरक्षित रखने की योग्यता, जो कि किस में आता है, मूर्त कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर दे रखा है, जीन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो अगर हम बात करें जीन प्याजे और लेव वाइगोत्स्की की, तो दोनों ही क्या है, आपके कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद की बात करते हैं। तो ये कौशलों का अर्जन की तो बात करेंगे नहीं, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन कंडीशनिंग की बात ये नहीं करते हैं, निष्क्रिय तो हमें बच्चों को निष्क्रिय नहीं रखना है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका बच जाता है, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें क्या है, बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बच्चा एक्टिव है, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें दे रखा है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। तो ये तो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, इसको तो कम करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर बढ़ावा दे रखा है ये तो आपका कट जाएगा। प्रोत्साहन यानी कि बढ़ावा देना, तो ये भी तीनों ही ऑप्शन आपके कट जाएंगे। एक ही ऑप्शन आपका बचता है, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। इसमें से आपको ऑप्शन दे रखा है सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड,
सॉरी थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा था आपका बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो अगर बात करें मीडिया की तो ये भी अदा करती है। विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, चारों ही चीज़ें क्या करते हैं, बच्चे के सोशलाइजेशन, समाजीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। तो ये आपका चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड। यहाँ पर दे रखा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषता आपको दे रखी है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, प्रकृतिवादी, अंतःवैयक्तिक, नैदानिक। तो अगर देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो दे रखा है दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने की, प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, आपका इंटरपर्सनल, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतःवैयक्तिक। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, इंटरपर्सनल और उसके बाद में एक होता है आपका इंट्रापर्सनल में जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आप इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा। इंटरपर्सनल में आपका क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति दूसरों के मनोदशा, स्वभाव को समझे वो क्या होगा, आपका इंटरपर्सनल। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल हाईवे वगैरह भी सुना होगा आपने। ठीक है, तो जिसमें दूसरों के स्वभाव, दूसरों के नेचर को समझा जा सके वो आपका होता है इंटर। जिसमें खुद को, ठीक है, खुद के स्वभाव, खुद के बारे में जानना, वो क्या होता है आपका इंट्रा। जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए आपके। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने, इंटरपर्सनल किसे कहते हैं और इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दे रखा है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना। उसके बाद में दे रखा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चे में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चों की क्षमताओं, संभावना, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ रखा है कौन कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपका जो है लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, तो इसलिए अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछ रखा था आपसे, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर तो आपको दे रखा था निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि के रूप में अलग करना एवं नाम देना। तो देखिए बच्चे को हमें अलग थलग नहीं करना है, ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका पहले ही कट जाएगा। तो अगर एक बार हम इसको देख लेते हैं तो जिसमें भी आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो कट जाएगा, यहाँ पर वो तो सही होगा नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके दोनों ही दे रखा है, अब हमको किसमें से जो है चूज करना है, थर्ड और फोर्थ में से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर दे रखा है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना, तो ये तो आपका होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है आपका समय के साथ बच्चे में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। तो ये भी बात आपकी सही है, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, ये भी क्या है आपका करेक्ट है। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों ही बात क्या है आपकी सही दे रखी है। तो आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका पहले ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा की
अवधारणा के बारे में प्रमुख है। यहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। दे रखा है आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। तो देखिए पाठ्य केंद्रित अधिगम तो आपको करना नहीं है, हमें क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा देनी है। तो ये तो आपका पहले ही कट जाएगा। बाद में आपका दे रखा है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना है, जो कि क्या आपका बिल्कुल सही दे रखा है। हमें क्या करनी है, प्रत्येक बच्चे में कैपेसिटी, उसकी क्षमता, वो कितना कर सकता है, उसमें क्या करना है, विश्वास रखना है। तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या अपने आप में यूनिक है। ठीक है, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। मूल्यांकन मापदंड बाह्य प्रेरणा, तो देखिए हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, इंटरनल मोटिवेशन बच्चे के अंदर लानी है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपको दे रखा है गत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिकता क्रिया पर विचार करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद में इसका आंसर खुद से देने का प्रयास करिए। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, और उसके बाद में सेकंड दे रखा है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती है, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिकता पर विचार करना, जो कि क्या दे रखा है, आपका सही दे रखा है। क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो क्या है, हमारी वंशानुगत और हमारी पर्यावरण यानी हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो है गुणनफल है। किसी एक के कारण हमारा विकास नहीं होगा। तो फोर्थ ही ऑप्शन में आपका दे रखा है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी वंशानुगत और पर्यावरण की पारस्परिकता। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको पहले अच्छी तरीके से रीड करना है, क्योंकि इसमें क्या है, पूछ रखा है विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में नहीं को नहीं देखेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दे रखा है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, जो कि क्या आपका विकास का सिद्धांत है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक है, ये भी है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी क्या है आपका सही दे रखा है। तीनों ही क्या है, विकास के आपके सिद्धांत है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है विकास की सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म से निर्धारित होती है, जो कि क्या आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास देखिए कुछ हद तक प्रिडिक्टेबल होता है, कुछ हद तक हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, बट इसे सटीक रूप से माप नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछ रखा है अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसकी सही विवेचना क्या है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों का अधिगम आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये किस चीज़ को आपको दिखा रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग पक्षपात को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दे रखा है एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? अहम केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम असशक्तता वाले बच्चों की। तो मैंने जब आपको इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट कराई थी उसमें आपको बता रखा था कि अपसारी समाधान की बात हो तो इसमें क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी बच्चा कैसे सोचेगा दिशाओं में, ये आपका किस में आता है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के अंदर। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन स्पष्ट करना चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलने तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्व अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए जब बच्चा यहाँ पर देख नहीं पा रहा है तो यहाँ पर उसको दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करना, जब देख ही नहीं पा रहा है तो उसको आप जो चित्र देंगे वो उसको कैसे देख पाएगा? ठीक है, तो ये तो आपका पहले ही कट स्व अभिविन्यास ताकि अभ्यर्थी उसे ध्यान से देखे। तो जब उसको दृष्टि बाधिता है यानी उसको देखने में ही प्रॉब्लम है तो हम उसे देखने वाली चीज़ें कैसे देंगे? ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी दे रखा है लिखित कार्य विशेष वर्कशीटों पर ध्यान देना, जो कि आपका गलत है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका सही है, स्पष्ट रूप से बोलने तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है। यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए किसका यूज किया जाता है? ब्रेल लिपि। ठीक है, जो कि आपकी किसने दी थी? लुईस ब्रेल ने। ईवीएस में आपका ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आपकी ब्रेल लिपि जो है किसने दी थी? तो लुईस ब्रेल के द्वारा जो है दी गई थी। इसमें आपके कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट। ठीक है, तो इसकी मैं आपको ईवीएस में बता दूंगी। यहाँ पर याद आ गया है थोड़ा सा तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो दृष्टि बाधित बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कौन सी लिपि का यूज करते हैं? तो ब्रेल लिपि, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। दे रखा है 14। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ना, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम की, तो हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण एक समावेशी शिक्षा कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है हतोत्साहित करना, जो कि आपका निगेटिव वर्ड है। कभी कभी प्रयोग करना, ये भी सही बात नहीं है। प्रयोग नहीं करना, तो ये तो तीनों ही ऑप्शन आपका कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देशन, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो एक रूपी निर्देशन यानी हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं लानी है। यूनिफॉर्म जो है देखने में अच्छे लगते हैं बट हमें क्लासरूम में सबको एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सीखता है। तो ये तो आपका कट जाएगा। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, मानकीकृत परीक्षण, ये भी हमें नहीं करना है। प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना, तो ये भी गलत है। विशिष्ट शिक्षा योजना यानी जिस बच्चे के जिसकी जैसी नीड है हमें के अकॉर्डिंग जो है उसको शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है आपके समावेशी शिक्षा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दे रखा है अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये आपका गलत दे रखा है। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी आएगी। तो जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है। जिस बच्चे को डिसलेक्सिया होगी उसको क्या होगा, पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी
उसके बाद में जो है जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत, तो ये आपका क्या है, सही दे रखा है। जैसे कि आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे ज़मीन पर, इसमें क्या जो ईशान अवस्थी थे उनको यही वाली प्रॉब्लम थी, वो क्या करते थे, वाज को सा पढ़ते थे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ में होती थी। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन दे रखा है सही, ठीक है। सृजनात्मक अधिगम अति सक्रियता, तो देखिए ये जो है आपका गलत है। सृजनात्मक में तो आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, दिशाओं में बच्चा सोचता है। अवधान कमी अधिगम करता, एडीएचडी की बात हो रही है, उच्च अभिप्रेरण नहीं, जिस बच्चे में अवधान कमी होगी वो क्या करेगा, वो जो है अति सक्रियता नहीं जो है प्रदर्शित करेगा, वो क्या होगा, जो है उसके अंदर ध्यान जो है वो एक जगह सेंटर नहीं कर पाएगा अपना, तो ये क्या आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 17 की बात करें तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है, नहीं पूछ रखा है, तो यहाँ पर आपको नहीं वाले जो है ऑप्शन को ढूंढना है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, तो प्रीवियस नॉलेज से जो हम अपने ज्ञान को जोड़ना, ये क्या एक सही चीज़ होती है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपको नहीं बताना है। इसमें दोहराव एवं स्मरण को बढ़ावा देना, यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रखा था परिणत नहीं होता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो टैग वर्ड होते हैं ना, ये आपको तभी हेल्प करेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा था नहीं, और आपने क्या पढ़ रखा है टैग वर्ड में कि जो आपके रोट मेमोराइजेशन होती है, जो आपका दोहराव होता है, स्मरण करना होता है, वो क्या होता है आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो आप तो इस ऑप्शन को काट दोगे, ठीक है, इसमें से कोई टिक करके आ जाओगे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड को पढ़ा है, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा था आपसे नहीं, तो इसलिए यही जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको टैग वर्ड तभी हेल्प करेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, तो देखिए जो नहीं वाले क्वेश्चन है अब आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इनको करके जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर में, नहीं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट को आपका ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना, अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, जो कि आपका क्या है यहाँ पर सही बात है, बट हमको नहीं बताना है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करे तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, तो ये भी क्या दे रखा है आपका सही बात दे रखा है, तो ये भी क्या होगा आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों को विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करने तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाए, तो ये भी बात आपकी सही दे रखी है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट है क्योंकि हमको नहीं बताना था। तो यहाँ पर दे रखा है आपका विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देना, जो कि क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रखा था आपसे संरचनात्मक परिवेश के अनुकूल नहीं है, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है एक शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य अधिगम लक्ष्य असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक लेने के लिए लक्ष्य असफलता से बचने के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना। तो देखिए प्रभावी अधिगम की बात हो रही है, इसमें से बताना है आपको कौन कौन सा सही है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ फाइव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइव, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चारों ही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी अधिगम के लिए जो है ये सारे ही जो प्रभावी अधिगम आपका होता है उसके ये सारे ही एग्जाम्पल है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है। तो देखिए बाह्य प्रेरणा दे रखा है, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर दे रखा है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत ही आनंददायक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो देखिए जो इस तरीके का कार्य, ये क्या आपका इंटरनल मोटिवेशन, यानी बच्चा क्या खुद से अभिप्रेरित है, आंतरिक अभिप्रेरित है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पूछा है तो ये आपका कट जाएगा। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, इसमें भी बच्चा क्या है, इंटरनल मोटिवेटेड है, यानी जो है अंदर से आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है। तो ये भी आपका कट जाएगा। गृह कार्य करने से अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य करने के लिए हमें अंक देते हैं। देखिए अंक पाना, ग्रेड के लिए काम करना, पुरस्कार के लिए, ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछ रखा था बाह्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दे रखा है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो देखिए जो उदाहरण और गैर उदाहरण है हमें दोनों ही देने चाहिए प्राथमिक कक्षा में। तो आपका यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दे रखा है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों के अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचनाओं का संरक्षण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। तो देखिए एक रूप और स्टैंडर्डाइज करिकुलम ये हमें नहीं करना है, दंड का प्रयोग हमें करना ही नहीं है, सूचनाओं का संरक्षण, सूचना को भर लेना ये नहीं करना है हमें क्या करना है, अन्वेषण, खोज, ठीक है, और चर्चा पर बात करनी है। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से बच्चों को, यानी बच्चों को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, बच्चा क्या करे, खोज के माध्यम से सीखे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दे रखा है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट या विघ्न है। तो देखिए जो बच्चों की गलतियां होती हैं या फिर जो भ्रांत धारणाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अधिगम प्रक्रिया में जो है के लिए महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपका रुकावट दे रखा है तो कट जाएगा। अनदेखी हमें करनी नहीं चाहिए। बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न होती है, तो नहीं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न नहीं होती है, तो ये आपका कट जाएगा। हमें क्या होती है, जो बच्चों की गलतियां होती है वो क्या होती है, अधिगम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दे रखा है संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। कोरी पटिया, खाली स्लेट, तो इसकी बात कौन करता है, जॉन लॉक। तो ये भी क्या है, गलत है आपका। अनुभव को, जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। तो नहीं, बच्चा क्या है, कोरी पटिया नहीं है, खाली स्लेट नहीं है, बच्चा खुद सीखता है। प्याजे ने तो उन्हें नन्हे साइंटिस्ट यानी नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। तो ये आपका कट जाएगा। एक निष्क्रिय प्राणी, तो नहीं, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, जो कि क्या आपका बिल्कुल सही दे रखा है। बच्चा क्या है, समस्या समाधान करने वाला और नन्हे वैज्ञानिक यानी खोज करता है, लिटिल साइंटिस्ट है। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दे रखा है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग का प्रयोग करते समय एक शिक्षा की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो दे रखा है एक मूक
दर्शन होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, तो ये आपका गलत है। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये भी क्या है, गलत है। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही दे रखा है। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस समूह को सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे, तो यही वाला ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट है। हमें प्रत्येक बच्चे को जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ही है जो कि राइट दे रखा है। विकास क्या होता है, अधिगम से इंटर रिलेटेड होता है, यानी अंतः संबंधित होता है, और अंतः निर्भर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दे रखा है, प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप। तो प्याजे इसको क्या बोलते हैं, स्कीमा, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें संरचना अनुभव को सही अर्थ, यानी प्याजे बताते हैं जो हमारा माइंड है इसमें क्या है, बॉक्सेज है छोटे छोटे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कीमा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपर्युक्त कथन को प्रकाशित करती है। समीपस्थ, निकट विकास का क्षेत्र, साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि। तो देखिए अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम, साम्य धारण की, तो इसकी तो बात आपकी प्याजे करते हैं, तो ये आपका पहले ही कट जाएगा। संरक्षण भी आपका पहले कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की ही बात क्या कौन करता है, जीन प्याजे। बुद्धि की बात भी ये नहीं करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, SCL, सोशियो कल्चरल थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम है। तो ये किसकी बात करते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो जोन ऑफ ZP, यहाँ पर P रहेगा, ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर समीपस्थ निकटतम विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चा जो है किसी की मदद से क्या करता है, जितना वो जानता है और उसको किसी की हेल्प मिल जाए तो वो क्या होगा, आगे भी सीख जाएगा। यानी वो बच्चा जो है एक उचित सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ जो उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में बदला जाता है। पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक सिद्धांत, उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुबंधन, अनुकूलन एवं संगठन। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 में जस्ट बताया कि जो लेव वाइगोत्स्की है वो किसकी बात करते हैं, SCL, यानी सोशियो, समाज की बात करेंगे, कल्चर, संस्कृति की बात करेंगे, और लैंग्वेज की बात करेंगे। इनकी थ्योरी का जो नाम भी है वो यही है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये किसकी बात करेंगे, सामाजिक पारस्परिक क्रियाशीलता की। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार दंड की बात करते नहीं है। उद्दीपक, अनुक्रिया ये तो थॉर्नडाइक आपके करते हैं। अनुकूलन एवं संगठन, तो ये चारों ही क्या है, इसकी बात कौन करता है, जीन प्याजे, ठीक है। अनुकूलन, संगठन की ये आपका कट गया, एक कट गया, तो बचता है सेकंड ऑप्शन जो कि क्या है आपका राइट है। आज के इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, PDF वगैरह बनाना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और देखिए जो आपका इसका PDF है, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विथ आंसर। पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दे दूंगी, इसी के साथ में आपको आंसर भी नीचे साइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो आपको आंसर दे नहीं रखा है, तो मैं आपको नीचे यहाँ पर आंसर जो है इंक्लूड कर दूंगी आपका,
ठीक है। तो आपको सीडीपी के पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करने हैं, 30 क्वेश्चनों को खुद से, उसके बाद में आंसर को मैच करना है कि आपका जो है यहाँ पर कितना सही हुआ। तो इस तरीके से जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा आप स्कोर कर जाओगे। तो प्लीज़ आप खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद ही जो आप अपने आंसर को चेक करिएगा। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स, टैग वर्ड्स, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज रखे हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ओके। और साथ ही साथ इन वीडियो को देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट है, मुझे लग रहा है मैं 8 से 10 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। तो आप उन सभी सेशन को जरूर देखिए, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 2012 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्द मुझे लग रहा है कंप्लीट भी हो जाएंगे। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए जो इंपॉर्टेंट थे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मैं यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर सॉल्व करके जाइए, ठीक है। और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। PDF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। आपका जो 9 वर्ष है वो मंगलमय हो, बढ़िया से बीते, ठीक है। आप अच्छी से तैयारी करो। मुझे यही आशा है कि आप सभी का जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करो, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, जितना भी टाइम है 10 से 20 दिन, आप इसको पूरा अच्छे से लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपका फिर से नहीं आएगा। आप जो है एग्ज़ाम अगर अभी भी टाइम दे दे रहे हो ना, तो अपना एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, प्लीज़ अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए। 10 से 20 दिन में आपकी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई एटलीस्ट 90 तो ला ही दो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, आपका न्यू ईयर जो है अच्छे से सेलिब्रेट हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।